तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी और उसकी जो बुक अपन ने स्टार्ट कर रखी थी वो थी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसके अध्याय 5 अपन क्लियर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जल संसाधन। दोस्तों संसाधन के बारे में अपन ने पहले ही जान लिया था कि संसाधन होता क्या है। वैसे ही प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक चीज़ जो मानव के लिए उपयोगी होती है वो ही संसाधन होता है, वो ही रिसोर्सेज होता है। उसी प्रकार जल भी क्या है, अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि ये अपने दैनिक जीवन के साथ साथ अपनी आर्थिक क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जल भी क्या है दोस्तों, एक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जल एक चक्रीय संसाधन है। जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे एक बार उपयोग में लेने के बाद में ये समाप्त नहीं होता। ये क्या होता है, अपने आप पुनः शुद्ध हो जाता है और फिर दोबारा से अपन इसे यूज में ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं और खेत में आपने सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद में क्या हुआ, धूप पड़ी और जो पानी था वो वाटर वेपर में चेंज होके ऊपर चला गया और फिर उससे संघनन होकर क्या कंडेंसेशन होकर क्या हुआ, क्लाउड्स बने और फिर रेनफॉल हुई, यानी कि बादल बने और फिर वर्षा हुई। यानी कि जो जल है वो एक चक्र के रूप में काम करता है। जल कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। फिर भी जल की कमी जो है नितांत महसूस की जाती है। जल की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कारण यह है दोस्तों कि जल क्या है, एक सीमित संसाधन है। जल क्या है, एक सीमित संसाधन है और इसकी उपयोग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है जो जलीय संसाधन है उनका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण क्या है, एक जल जो है उसमें प्रदूषण की, जो जल प्रदूषण है वो अपन तेजी से कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि प्रदूषित जल स्वयं शुद्ध हो जाता है, उसकी स्वयं के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो उसके शुद्ध होने की प्रक्रिया है वो धीमी है और अपन उसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। समझ रहे हो, जल अपने आप शुद्ध होता है, पुनः शुद्ध होता है, लेकिन उस शुद्ध होने की प्रक्रिया से तेज अगर अपन उसे प्रदूषित करते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या सामने आती है। तीसरा कारण क्या है जल की कमी का, कि जो वर्षा होती है वो वर्षा भी क्या होती है, समान रूप से सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं होती, असमान रूप से होती है। जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में यहाँ पर आपने सिंचाई की, सिंचाई करने पर जो खेतों में आपने पानी डाला वो पानी क्या हुआ, भाप बनकर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में क्लाउड्स बने, बादल बने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब बादल बने, बादल बनने के बाद में क्या हुआ, हवा चली और राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं आया कि उस हवा के वेग को कम कर दे। तो हवा ने क्या किया, उस बादलों को वहाँ से धकेल कर ले गई और राजस्थान से वो बादल चले कहाँ गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ पर उस हवा को रोकने वाले अवरोध हो, जहाँ पर हवा के वेग को कम कर दे, यानी कि ऊंचे पर्वत हो या बहुत ज़्यादा संघन वन हो, तो वहाँ पर जाकर वो बादल बरसने लग जाते हैं। तो क्या होता है, एक साइड में फ्लड की यानी कि बाढ़ की संभावना हो जाती है और दूसरे क्षेत्र में सूखे की संभावना हो जाती है। तो तीन मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जल की कमी महसूस की जाती है। पहला क्या है, जल का बहुत ज़्यादा प्रदूषित होना। दूसरा क्या है, जल का उपयोग तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ना। और तीसरा क्या है, वर्षा का असमान रूप से वितरित होना। इसके आगे अपन देखते हैं पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। पृथ्वी जो है उसके 71% जो पार्ट है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन उस जल में से सिर्फ 3% जो जल है वो ही उपयोगी है, वो ही लवणीय है। बाकी पूरा जल क्या है, लवणीय जल है। तो पृथ्वी के कुल भाग के 71% भाग पर जल है, ये सही है, लेकिन उस जल का सिर्फ 3% भाग अपने लिए उपयोगी है, क्योंकि वो ही अलवणीय है, बाकी सारा का सारा जल लवणीय है। क्लियर है। इस 3% का भी अगर अपन देखें तो अधिकांश भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर या फिर ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, जो अपने लिए उपयोगी नहीं है। वो लवणीय जल तो है लेकिन उसे अपन काम में नहीं ले सकते। तो इसलिए जल काफ़ी है लेकिन मानव उपयोगी जल बहुत कम है। आगे अपन देखते हैं भारत में जल संसाधन। भारत में जल संसाधनों की बात करते हैं तो विश्व के कुल उपयोगी जल का, जो विश्व का जो कुल उपयोगी जल है उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास में है।
विश्व के कुल उपयोगी जल का 2.4% भाग भारत में है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में स्थित है। यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास कर रही है, उसकी तुलना में जल जो है वो भारत के पास में बहुत कम है। यानी कि उपयोग लेने वाले ज़्यादा लोग हैं और जल कम है। आगे देखते हैं, भारत में वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा। प्रत्येक वर्ष भारत में जो वर्षा से जल प्राप्त होता है उसकी मात्रा है 4000 घन किलोमीटर। एक वर्ष में भारत में वर्षा से 4000 घन किलोमीटर जो जल है वो प्राप्त किया जाता है, लेकिन पुनः पूर्ति योग्य जो भौम जल है वो 1869 घन किमी है। कितना है? पुनः पूर्ति योग्य जो भौम जल है वो 1869 है, और इस 1869 जो घन किमी जल है उसका भी सिर्फ 60% भाग ही उपयोगी है। अपन 60% हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं, तो 60% हिस्सा कितना हो गया? 1122 घन किमी। दोबारा से देखते हैं, भारत में जो एक वर्ष में वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो 4000 घन किमी है। क्लियर है? एक वर्ष में 4000 घन किमी जल वर्षा से भारत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें से पुनः पूर्ति योग्य बाकी तो जल कहाँ होता है? बहकर सागरों में मिल जाता है। वो अपने काम का नहीं है, नदियों के रूप में जाता है और बहकर सागरों में मिल जाता है। लेकिन 1869 घन किमी जो जल है वो पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है, यानी कि भूमि में वापस चला जाता है, जो अपने लिए उपयोगी है। लेकिन उस 1869 जो घन किमी जल है जो पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है उसका सिर्फ 60% हिस्सा ही अपन उपयोग कर सकते हैं। मीन्स 1122 घन किलोमीटर जल ही अपन काम में ले सकते हैं। आगे चलते हैं, भारत में जो जल के स्रोत है उनको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। धरातलीय जल के स्रोत, भौम जल स्रोत, और तीसरा है लेंगून व पश्च झील स्रोत। भारत में जो जल है उसके 3 स्रोत है। पहला कौन सा है? धरातलीय, दूसरा भूमिगत और तीसरा लेंगून व पश्च झीलें। पहला आता है धरातलीय, यानी कि जो धरातल के ऊपर पाया जाता हो। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? धरातलीय जल। वो किस रूप में पाया जाता है? नदियों के रूप में पाया जाता है। तालाब, तलैया, झीलें, है ना, पोखर, नाडी, ये सब क्या होते हैं? धरातलीय जल के स्रोत होते हैं। धरातल के ऊपर पाया जाता है इनमें जल। तो 3 स्रोत मैं बता रहा हूँ आपको, नदियाँ, झीलें और तालाब। अपन बात करेंगे नदियों की। भारत में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली जो नदियाँ हैं उनकी कुल संख्या है 10,360। ऐसी नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा हो, चाहे वो मुख्य नदी हो या फिर मुख्य नदी की सहायक नदी हो, ऐसी नदियों की संख्या भारत में 10,360 है। 10,360 ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये 3 नदियां ऐसी है। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये भारत के 1/3 क्षेत्र में फैली हुई है। कितने? 1/3 क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन धरातलीय जल का 60% हिस्सा इनमें पाया जाता है। भारत में जो धरातलीय जल है उसका 60% हिस्सा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियां और इनके सहायक नदियों में पाया जाता है। दूसरा आता है भौम जल संसाधन, यानी कि भूमिगत जल संसाधन जो जमीन के अंदर चट्टानों में, दरारों में पाया जाता है। पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन 432 घन किमी है। भारत में पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है? 432 घन किमी, जिनमें से अगर देखें अपन तो दक्षिण भारत की जो नदी बेसिन क्षेत्र है, दक्षिण भारत की जो नदी बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर भौम जल ज़्यादा पाया जाता है और उत्तरी भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जो भौम जल का सबसे कम उपयोग करते हैं। तो भौम जल समझ गए आप लोग? भूमि के अंदर भूमिगत जल। भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मुख्य है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। मध्यम दर से जो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं वे राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये मध्यम दर से अपने जो भूमिगत जल है उसका उपयोग करते हैं। और जो सबसे कम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल जो राज्य हैं ये भूमिगत जल का बहुत कम उपयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान करते हैं।
इसके बाद में अपन तीसरा स्रोत चलते हैं धरातलीय जल का, लेंगुन और पश्च झील। दोस्तों भारत का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, भारत का जो समुद्री किनारा है, यानी कि 7516 किलोमीटर जो लंबा क्षेत्र है भारत का समुद्री किनारा, कोस्टल रीजन, वहाँ पर कटी फटी जो तट पाया जाता है, कटा फटा जिसे तदुरित तट रेखा कहते हैं, कटा फटा तट, तो वहाँ पर क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा जो कंडल झीलें हैं, फस्त झीलें हैं, उनका निर्माण हो जाता है, लेंगुन झीलों का निर्माण हो जाता है। और ये जो झीलें होती है, इन झीलों का पानी जो है वो खारा होता है, लेकिन फिर भी इन झीलों में मछली पालन, नारियल की खेती की जाती है और चावल की कुछ किस्मों की खेती भी की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत में जलीय जो स्रोत थे कौन कौन से, धरातलीय, भूमिगत और लेंगुन व पश्च झीलें, तीनों के बारे में अपन ने देखा। अब आगे अपन देखते हैं, हाँ बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि जल की जो मांग है वो सर्वाधिक कौन से सेक्टर में है और उसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग जो जल की मांग है वो उद्योगों में है या फिर कृषि कार्यों में है या फिर घरेलू कार्यों में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं, जल की सर्वाधिक जो मांग है वो सिंचाई के लिए है, यानी कि जल की सबसे ज़्यादा मांग एग्रीकल्चर में है। कारण ये है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारतीय कृषि में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून अनियमित और अनिश्चित है। तो भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग किस कार्य में किया जाता है, सिंचाई कार्य के लिए किया जाता है। किसका, जल का, यानी कि जल की सबसे ज़्यादा मांग कहाँ होती है, सिंचाई कार्यों के लिए होती है। इसलिए भारतीय सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई सिंचाई को लेकर, ताकि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा सके, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, दामोदर घाटी कारपोरेशन, हीराकुंड, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चलाई गई ताकि सिंचाई के लिए जल सुनिश्चित किया जा सके। फिर आगे अपन देखते हैं कि सिंचाई जो जल का उपयोग है वो देखते हैं अपन, धरातलीय जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हो रहा है और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। पहले देखते हैं अपन तीनों सेक्टर देखते हैं, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए और घरेलू कार्यों के लिए। सिंचाई के लिए धरातलीय जल का 89% हिस्सा काम में लिया जाता है, यानी जो सतही जल है उसका 89% हिस्सा सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है और भौम जल का 92%, 92% जो हिस्सा है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो 2% सतही जल का उद्योगों में और 5% भौम जल का उद्योगों में काम में लिया जाता है। और ऐसे ही अपन घरेलू कार्यों की बात करें तो 9% धरातलीय जल का उपयोग किया जाता है घरेलू कार्यों में और 3% भौम जल का उपयोग किया जाता है घरेलू कार्यों में। इस प्रकार ये भी अपने जल का 100% हो जाता है और ये भी अपने जल का क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जल की मांग है वो कहाँ पर है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जहां धरातलीय जल का निवासी, वहीं भौम जल का 92% जो हिस्सा है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि जल जो है मुख्य रूप से भारत में सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंचाई के लिए जल की मांग इतनी क्यों है, क्या कारण है कि सिंचाई के लिए यहाँ पे धरातलीय जल का 89% हिस्सा और भौम जल का 92% हिस्सा सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। इसकी वजह क्या है, सिंचाई के लिए जल की मांग की इतनी वजह क्या है, क्या कारण है। देखो पहला कारण तो यह है कि देश का अधिकांश भाग जो क्या है, वर्षा विहीन है, यानी कि वहाँ पर वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ता रहता है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरा कारण क्या है, शीत ऋतु शुष्क होती है। भारत में जो शीत ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, वो सूखी रहती है, उसमें बारिश बहुत कम होती है। तीसरा कारण क्या है, अधिक उत्पादन लेने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में बारानी कृषि की जाती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा निर्भर की कृषि की जाती है, उनमें प्रति इकाई उत्पादकता कम होती है। किसकी तुलना में, सिंचाई करने वाले क्षेत्र की तुलना में। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या किया जाता है, सिंचाई को किया जाना आवश्यक होता है। अगर सिंचाई नहीं की जाती है तो उत्पादन में कमी आ जाती है। और चौथा कारण क्या है, बहुफसलीकरण के कारण। अगर बहुफसलीकरण अपनाना है, अगर कृषि गहनता को अगर अपनाना है तो सिंचाई करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भारत में सिंचाई के जल की जो है सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा मांग है और जिसके कारण ये है चारों।
आगे अपन देखते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो अपने निविल बोए गए क्षेत्र का 85% जो भाग है वो सिंचाई के द्वारा ही उत्पादन करते हैं। निविल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के द्वारा ही अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब जो अपनी निविल बोए गए क्षेत्र है, अपनी जो जहाँ पर कृषि कार्य की जाती है पंजाब में, उसका 76% भाग नलकूपों से सिंचाई करता है। नलकूप यानी कि बोरवेल से सिंचाई करता है। हरियाणा 51% हिस्सा नलकूपों से सिंचाई करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई पंजाब और हरियाणा में होती है। ज़्यादा नलकूपों से या भूमिगत जल को ज़्यादा बाहर निकालने की वजह से इन राज्यों में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी बढ़ रही है। एक तो भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि भूमिगत जल का दोहन ये राज्य लगातार करते जा रहे हैं, तो भूमिगत जल स्तर नीचे चला जा रहा है। दूसरा, ऐसे कुछ राज्य भी हैं जहां पर नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई करने से फ्लोराइड की समस्या सामने आई है, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में फ्लोराइड की एक नई समस्या ने जन्म लिया है, जिसकी वजह क्या है? भूमिगत जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना। दूसरा, पश्चिम बंगाल और बिहार में ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई करने की वजह से सांखिया की एक नई समस्या ने जन्म लिया है। सांखिया एक ऐसा तत्व होता है, जहरीला विष होता है, जो मानव शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर करके धीरे धीरे मानव के अंग जो है वो काम करने बंद कर देते हैं और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? सांखिया की वजह से। और इस सांखिया कहाँ से आता है? ये धरातल के अंदर रहता है, और जैसे ही अपन ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालते हैं तो वो क्या होता है, फिर नीचे से उसका स्राव होने लग जाता है और वो पानी में मिलने लग जाता है, और वो फिर मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जिससे बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। और ये समस्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा सांखिया की समस्या है। तो आज के लिए अब इतना ही, आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।